हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और हम जो पढ़ रहे थे 12वीं क्लास की NCERT की सीरीज चल रही थी, उसमें हम आज NCERT की दूसरी किताब पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने एक सीरीज चला रखी है, वो समकालीन विश्व राजनीति की चला रही है, लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। आप सभी को पता होगा, जो 12वीं क्लास में राजनीति विज्ञान विषय है उसमें NCERT की दो किताबें चलती है। एक तो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, अर्थात आज़ादी के बाद में भारत में राजनीति में कौन कौन सा विकास हुआ और किस प्रकार डेमोक्रेसी आगे बढ़ी। और दूसरी हम पढ़ते हैं समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें सामान्यतः शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध के दौर के अंत से शुरू होती है, जो कि आज तक की समकालीन विश्व राजनीति हम पढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। और इस किताब का जो पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब से लेके भारत के सामने उस समय मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी, उन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार आज हम 2025 तक भारत इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए आज यहां तक एक रीजनल पावर या फिर ग्लोबल पावर के रूप में पहुंच चुका है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहिए। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप ये चीज़ आप खुद देखें, यदि आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम देखेंगे अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पॉलिटिकल साइंस में जो नेशन बिल्डिंग चैलेंज है, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये कलकत्ता की ये एक फ़ोटो है NCERT में, और जो भारत और पाकिस्तान के झंडे के साथ जश्न और विभाजन की त्रासदी बता रही है। आज हम अब शुरू करने वाले हैं NCERT का ये चैप्टर। तो नया राष्ट्र अभूतपूर्व चुनौती। जब भारत एक राष्ट्र के रूप में उदय हो रहा था, एक नए लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उदय हो रहा था, उस समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। हम सब ने मिलकर 200 साल पुराना अंग्रेजी राज भारत से उखाड़ फेंका, लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ से गए तब हमारे सामने एक नई चुनौतियाँ आ गई थी। उन चुनौतियों में बात करेंगे, किस प्रकार हमने उसका सामना किया और अन्य राष्ट्रों के विपरीत भारत ने यहाँ पर लोकतांत्रिक विचारधारा के माध्यम से और लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ने का फैसला लिया। बेशक ये रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन और चुनौतियों से भरा था, लेकिन आज भारत एकजुट है, वो इसी निर्णय की वजह से बना हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत ने 200 साल के ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक ट्रस्टी विद डेस्टिनी भाषण दिया। लेकिन यह आज़ादी केवल उत्सव नहीं थी, ये देश के सामने तीन विशाल चुनौतियां खड़ी थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नवजात लोकतंत्र था, और आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विविध भाषाएं थी भारत में, आप सभी को पता है, हज़ारों भाषाएं बोली जाती है। दुनिया के सभी धर्म हैं यहाँ पर, और लगभग 5000 के समथिंग जातियाँ हैं, और 565 जो रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, और उसके साथ ही विभाजन की जो खूनी विरासत थी, ये सब एक साथ ले लिए हुए भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उद्भव हुआ था। परिस्थितियों में आधुनिक राष्ट्र बनाना इतिहास की सबसे बड़ी जटिल और राजनीतिक परियोजनाओं में से एक था। आपने देखा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को क्या हुआ, 200 साल के ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई। प्रधानमंत्री उस टाइम के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। उन्होंने संविधान सभा में जो भाषण दिया उसको ट्रस्टी विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट बोला जाता है, ध्यान रखना। लेकिन ये आज़ादी केवल उत्सव नहीं थी, देश के सामने 3 विशाल चुनौतियाँ थी। और ये जो आपको भारत की विविधता देख रहे हो, ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज था, ताकि सारे लोग किस प्रकार आगे बढ़ सके, ये भी एक बात थी। अब उस टाइम की टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ये अखबार की कटिंग है, एंड ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इस प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा था। तो ये आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है सब चीज़ें। अब उस समय राष्ट्र के सामने 3 चुनौतियाँ कौन सी थी, इनके बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करें तो भारत जो आज़ाद हुआ था उस समय भारत के सामने 3 चुनौतियों में से सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो 562 या 65 देसी रियासतों में पूरा भारत विभाजित था, इसके अलावा जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, उन सबको एकजुट करके एक अखंड भारत का निर्माण करना, और देश के इतने 562 देसी रियासतें थी, उनको एक जगह करके एक भारत बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये इस चुनौती के किस प्रकार से निपटा, ये देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती विविधताओं से भरे देश को एकजुट रखना थी। देश में सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियाँ
धर्म और क्षेत्रीय पहचानें थी, ये आशंका बनी थी कि भारत एकजुट नहीं रह पाएगा, क्योंकि आज़ादी से पहले ही कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन 1920 के दौरान ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम भारत के स्वतंत्र होने के बाद में क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का समर्थन करते हैं। ब्रिटिश सरकार से भी मांग की, तो इस प्रकार ये भाषा का मुद्दा था या फिर क्षेत्रीय पहचान थी, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था। महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत फेमस है। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी हो जाएगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का दिन भी होगा। तो ये दोस्तों गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत आज़ाद तो होगा, 15 अगस्त को आज़ाद तो होगा, लेकिन ये खुशी है कि 200 साल पुराना ब्रिटिश साम्राज्य था, भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में था, वो आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इसके साथ दुख ये है कि जो भारत हमेशा हिंदू और मुस्लिम सभी संस्कृतियों का एक तहजीब थी, वो क्या हमसे छीन जाएगी और भारत का धर्म के आधार पे बंटवारा हो जाएगा, और ये एक दुख की बात भी थी। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र को किस प्रकार कायम रखा जाए। दूसरी चुनौती लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित करना था। भारत ने संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संसदीय लोकतंत्र अपनाया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी फैसला था, क्योंकि उस समय अधिकांश एशिया और अफ्रीका के देश अधिनायकवाद की राह चुन रहे थे। दोस्तों भारत ने सबसे कठिन राह चुनी। भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था अपना ली, इसके अलावा मौलिक अधिकार दिए नागरिकों को, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है वो अपना ली। ये दुनिया में सबसे अनूठी इसलिए थी कि जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, जो उसी 1950 और 60 के दशक में आज़ाद हुए थे, उन राज्यों ने, अधिकतर राज्यों ने ये सोचा कि यदि लोकतंत्र हम स्थापित करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत ये होगी कि इससे विविधताएं बढ़ेगी, मतभेद बढ़ेंगे और एक नए नए राष्ट्र के सामने चुनौतियां आ जाएगी, और जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मुद्दा है, इससे राष्ट्र का ध्यान है वो भटक जाएगा। लेकिन भारत ने कठिन रास्ता चुना कि ध्यान भटकेगा, लेकिन जब से आपसी विचार विमर्श करके, मतभेद करके हम आगे बढ़ेंगे, इन सब विचार विमर्श करके सहमति से आगे बढ़ेंगे, उसका मजा ही कुछ और है। तो भारत ने कौन सी शासन व्यवस्था अपना ली? संसदीय शासन व्यवस्था। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था की बजाय अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई, जो कि यूएसए ने अपना रखी है, और हमने क्यों ये शासन व्यवस्था अपना ली जो यूके ने अपना रखी है? तो आपको इसका सीधा सा जवाब ये मिलेगा, 200 साल यहाँ पर अंग्रेज रहे थे, उस दौरान वहाँ पर इंडिया में जो उन्होंने सिस्टम बनाया था, वो सारा का सारा जो जितना भी लोकतंत्र का विकास थोड़ा बहुत किया था, वो संसदीय शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग किया था। अतः भारत के लोगों को संसदीय शासन व्यवस्था से थोड़े बहुत अभ्यस्त हो चुके थे और जानकारी थी। अध्यक्षीय व्यवस्था अपने लिए बहुत ही नई थी। हालांकि एक तो कारण था ये, इसके अलावा ये भी है कि संसदीय शासन व्यवस्था है वो ज़्यादा लोकतांत्रिक है, वो ज़्यादा उत्तरदायित्व का निर्माण करती है। उसमें सरकार हर समय जनता के, मतदाताओं के सामने सरकार को जाना पड़ता है, और जो कार्यपालिका है अपनी, वो संसदीय शासन व्यवस्था में पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह भी होती है। इसलिए जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरी बात, भारत के लोगों को संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी होने के कारण संसदीय शासन व्यवस्था का हमने चुनाव किया, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के ऊपर या कार्यपालिका पर संसद का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो चीज़ अपना ली। क्योंकि भारत में उस जो लोकतांत्रिक समझ वो बहुत कम थी, इस वजह से एक दिक्कत ये भी थी कि यदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपना लेते हैं तो राष्ट्रपति फिर इन शक्तियों का दुरुपयोग करके एक तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ नहीं बढ़ जाए। तो ये भी एक उस समय की नजाकत थी। दूसरी बात, भारत ने मौलिक अधिकार दिया, जो आपको पता होगा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक अपने को मौलिक अधिकार दिए गए। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको अनुच्छेद 301 के तहत क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये सब चीज। इसके अलावा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत ने जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी, उन सबको 21 वर्ष या उससे अधिक थी, उन सबको यूनिवर्सल वोटिंग राइट का अधिकार दे दिया था, यूनिवर्सल वोटिंग राइट का अधिकार दे दिया था। हालांकि ये 21 वर्ष की संविधान सभा में या मूल संविधान में 21 वर्ष था। उसके बाद में राजीव गांधी की सरकार ने 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से ये जो 21 वर्ष मतदाता की आयु थी, इसको कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। और तब से लेके भारत में वोटिंग राइट की, जो वोट डालने की आयु है, वो कितनी है? 18 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 326 सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव या मतदान के अधिकार देता है। ये विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की नींव था। अब उसके बाद हम बात करें तीसरी चुनौती,
आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। हमें ऐसा आर्थिक विकास करना है, राष्ट्र का आर्थिक विकास तो करना है, लेकिन हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहाँ पर सामाजिक आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, वहाँ पर आर्थिक आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और वहाँ पर राजनीतिक समानता होनी चाहिए। तो हमें एक सोशल जस्टिस वाली सोसाइटी बनानी थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर के मूल्य पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पे आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसमें जो सदियों से बहुत पीछे रह गए थे, दबे कुचले लोग थे, जिसमें बहुत बड़ी आबादी दलितों की थी। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति भी बहुत ज़्यादा निम्न स्तर की थी। तो उन सबको आगे बढ़ने का मौका देना, क्योंकि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय हमारे जो लीडर थे उन सब का इस मत पे एक राय थी कि आज़ादी के बाद हमें उन सब लोगों के लिए आगे बढ़ने के प्रयास करने होंगे जो अभी तक बहुत विकास की धारा में पीछे रहे थे, मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सके थे। उनके लिए हमें विशेष प्रावधान करना है। इसलिए हमें एक ऐसा आर्थिक विकास करना है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। तो ये एक चीज़ थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण देते समय एक बात कही थी कि हम एक ऐसा लोकतंत्र हमें बनाना चाहिए जहाँ पर केवल राजनीतिक समानता ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक समानता की भी स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता का व्यवहार करेंगे, वहीं राजनीतिक जीवन में समानता का व्यवहार करेंगे, तो ये जो राजनीतिक समानता है, ये लोकतंत्र का पहिया, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच या असमानता का बर्ताव करेंगे, तो राजनीतिक जीवन में समानता पॉसिबल नहीं होगी, और थोड़े समय बाद ही हमारी ये लोकतंत्र वाली गाड़ी है वो रुक जाएगी। इसलिए पहले हमारा ये कर्तव्य है कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना करें, और जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबरी पे लेके आएँ, ताकि राष्ट्र का समुचित या फिर एक सामाजिक न्याय की तरह विकास हो सके और एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है। तो अब तीसरी चुनौती समाज के सभी वर्गों के लिए समान विकास सुनिश्चित करना था। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय, धर्म, जाति, लिंग आधारित समानता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी गारंटी दी गई है। तो ये बात भी आपको पता होगा। जो राज्य के अपने डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो आर्थिक न्याय की बात की गई, अनुच्छेद 46 हो, 43 हो, 44 हो, 39 हो, ये बहुत से अनुच्छेद हैं जिनमें हम कभी चर्चा करेंगे। इनके माध्यम से सामाजिक न्याय की बात की गई है। ठीक है। तो अब आपको एक बार फिर देख लो, 3 चुनौतियां कौन कौन सी? राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र की स्थापना और सामाजिक और आर्थिक विकास करना, ये भारत की प्रमुख चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता में कौन सी समस्याएं थी? राष्ट्रीय एकता 565 देशी रजवाड़े थे उनका, और उसके अलावा भारत का विभाजन हो गया था, भाषाई विवाद भी था, और सांप्रदायिक हिंसा भी भारत में हो रही थी। तो ये राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों पे नियंत्रण और इनका समाधान, समस्याओं का समाधान जरूरी था। सबसे पहले बात, 565 देशी रजवाड़े थे, उनका भारत के साथ विलय करना था। उसके साथ ही भारत का विभाजन हो गया था। इस वजह से हिंदू मुस्लिम खाई भी बढ़ गई थी, और इसके अलावा भाषाई आधार पर राज्यों की मांग और ये भी चल रही थी, इनका भी समाधान करना था, और भारत में सांप्रदायिकता नहीं बढ़े इसके भी प्रयास करने थे। अब इसके अलावा लोकतंत्र की स्थापना कैसे करना था? भारत को संविधान बनाना था एक, जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे हमने संविधान बनाकर वोटिंग राइट दे दिया, संसदीय शासन व्यवस्था अपना ली, और नागरिकों के आगे बढ़ने के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान कर दिया था। इसके लिए आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्या किया? डीपीएसपी के तत्व बनाए, भूमि सुधार के कानून लागू किए, और समाजवाद की दिशा में सरकार ने कदम उठाए, ताकि जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए हम कुछ विशेष प्रावधान कर सकें। अब बात करते हैं, ये तो उस टाइम की चुनौतियां थी। अब देखते हैं कि विभाजन हुआ था भारत का, विस्थापन हुआ और पुनर्वास किस प्रकार किया। आप सभी को पता होगा, जब मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भारत का बंटवारा द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे, कौन से सिद्धांत के आधार पे? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे, कि भारत क्या होगा? भारत 2 कौम का एक देश है, जैसे एक तो हिंदू है और एक मुस्लिम है। तो मुस्लिम लीग जिन्ना क्या कह रहा था? जिन्ना ये कह रहे थे कि भारत को हिंदू और मुसलमान में 2 राष्ट्रों में बांटना चाहिए, और मुसलमानों का एक अलग से धर्म के आधार पे, मुस्लिम के आधार पे एक अलग पाकिस्तान का निर्माण किया जाना चाहिए था। ये जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत था, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ था। विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद स्वाभाविक सी बात थी, विस्थापन भी होना था, क्योंकि जिस पाकिस्तान की बात जिन्ना कर रहे थे, उस पाकिस्तान में सिख, जो पंजाब प्रांत था अपना, या फिर दूसरा बलूचिस्तान प्रांत था, सिंध प्रांत था, तो इन सब जगह अपने सिख भी थे और हिंदू भी थे। खास तौर से सिख पॉपुलेशन थी, वो मेजोरिटी में थी। इसके अलावा भारत का जो दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र है, या फिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, या फिर हम बात करें पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी बड़ी तादाद में रहती थी। तो अब इनका
भाई विभाजन हुआ है तो इनका विस्थापन भी होना स्वाभाविक सी बात है। और उस समय देश में दुनिया का जो 1947 में भारत का विभाजन हुआ था तो दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था, जिसमें 80 लाख लोग इधर इधर हुए थे। और इसमें इतनी बड़ी बहुत बुरे लेवल की हिंसा भी हुई थी, जिसमें लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, औरतें और बच्चे भी मारे गए थे। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था और वो केवल मजहब के आधार पे। और फिर सरकारों ने इनके लिए पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किए, इन सब चीज़ों के भी हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं विभाजन की पृष्ठभूमि। 1940 के दशक में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरे मतभेद उभरे। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक राज्य में एक साथ नहीं रह सकती। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना में भारत को 2 अधिराज्य डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का फैसला हुआ। अब जिना ये कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान 2 ऐसी कौम है जो एक साथ नहीं रह सकती, तो ये केवल और केवल उनका एक राजनीतिक स्वार्थ था। उनका ही नहीं, बहुत सी जो राजनीतिक ताकत थी या फिर बहुत सी विचारधाराएं थी, उनका कट्टरवादी लोगों का ये था कि बस विभाजन हो जाए। तो ये सबसे एक बुरी चीज़ थी। अब जो कौमें हमेशा और हमेशा सदियों से एक साथ रहती आई थी, अचानक से उनके बीच में क्या हो गया। जिन दोनों कौमों ने मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला था, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, उनके साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया। लेकिन ठीक है, नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियों सेकने के प्रयास भी करने होते हैं। और जिन्ना की भी उस टाइम में राजनीतिक मजबूरी ये थी कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी राजनीति भी उनको खत्म होते दिख रही थी। तो इस वजह से उन्होंने ये सब किया है। उसके बाद में हम देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया क्या हुई। विभाजन धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर बंटवारा हुआ। पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़ों में बांटा गया। रेड क्लिफ आयोग ने महज 5 सप्ताह में सीमा रेखा खींची, जो करोड़ों की जिंदगी पर असर डालने वाला फैसला था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच भारतीय भूभाग का विशाल विस्तार था। दोनों नए देश भौगोलिक रूप से खंडित अल्पसंख्यकों की समस्या, सीमा के दोनों ओर विशाल अल्पसंख्यक आबादियां थी। तो आप सभी को पता होगा, जो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर बंटवारा हुआ था, और उस बंटवारे में क्या हुआ था, ये अपना जैसे भारत है, ये अपना भारत है। तो इस भारत में क्या बात थी, इस भारत में जो ये क्षेत्र था आपका, ये जो पश्चिमी सीमा प्रांत था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया, पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया इस क्षेत्र को पूरे को। और जो इधर वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पर ये जो पूर्वी बंगाल था पहले, और इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया, पूर्वी पाकिस्तान बोला गया। तो ये क्षेत्र थे, यहाँ पर तो मुस्लिम बहुसंख्यक थे और यहाँ भी मुस्लिम बहुसंख्यक थे। लेकिन हर इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक या मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी हर इलाका है वो पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। अब क्या हुआ, अब एक पाकिस्तान का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान इधर रह गया, पश्चिमी पाकिस्तान इधर रह गया, तो दोनों के बीच में इतना गैप आ गया। तो अब ये भी समस्या हो गई, और ये ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं कि 1971 में ये टूट के पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया, बाद में बांग्लादेश बन गया था। बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान से टूट के 1971 में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया था। अब एक बात और क्या हुई, एक और हुई कि यहाँ पर जो अमृतसर था, उसके अलावा यहाँ लाहौर था, और इसके अलावा यहाँ पर कलकत्ता था। ये हिस्सा के बहुत बड़े केंद्र बन गए थे। इन राज्यों में, इन शहरों में बहुत बड़ी हिस्सा हुई थी। ये सब चीज़ें हम देख पाए। इसके अलावा इन जो भारत का विभाजन हुआ था, तो इसके लिए जो सीमा का निर्धारण करने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था, उसको रेड क्लिफ सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस आयोग का इसके नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। और इन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में मात्र 5 सप्ताह, 1 महीने में क्या कर दिया, ये पूरी सीमा रेखा खींच दी और पूरा सब भारत का विभाजन कर दिया। इसमें भी बहुत सारी समस्याएं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में जो सीमा रेखा है, उसको किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से ही जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पहले और बाद की बात है पूरी। तो ये अब आपको पाकिस्तान ये दिख रहा है, और उस समय पाकिस्तान दिख रहा है, और यहाँ पर क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश बन गए। एक सेकंड, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, ये सारे ब्रिटिश भारत के राज्य हैं। उसके अलावा जो आपको ये नीले कलर में दिख रहे हैं, सारे देसी रजवाड़े हैं। और जो स्वतंत्र
भारत की सीमा रेखाएं दिख रही है, वो स्वतंत्र भारत की पूरी सीमा रेखाएं हैं। जो पाकिस्तान इधर अलग हो गया और ये इधर पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा। विभाजन के परिणाम क्या हुए? भारत का जो विभाजन हुआ था उसका एक परिणाम क्या हुए? विभाजन हो गया, लोगों को समस्याएं हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े जनसंख्या हस्तांतरणों में से एक था। अनुमान है कि लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार करनी पड़ी। ये हस्तांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। ये क्या था? आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी से भरा था। कैसे? लोगों को कई जगह तो चंद घंटों की मोहलत के अंदर अंदर अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इवन जिस घर में जिनके पुरखे सदियों से रहते आ रहे थे, उस घर को उनको घंटों के भीतर मोहलत के बीच में छोड़ना पड़ा था। और अनियोजित के इसकी कोई भी, दोनों सरकारों ने कोई भी नियोजन नहीं किया कि किस प्रकार लोगों का विस्थापन करना है। लोगों को जिस प्रकार आपने कोरोना में देखा था, कोरोना में क्या देखा आपने? मुंबई महाराष्ट्र से जो काम करने वाले लोग थे, गुजरात से काम करने वाले लोग थे, जो मजदूर पैदल चल के गर्मियों में जा रहे थे, ठीक इसी प्रकार इस समय जो भारत का विभाजन हुआ था उस समय इस समस्या से जूझना पड़ा था। और लोगों ने क्या, बहुत ही बुरी सी देखी, त्रासदी, क्योंकि इसमें बहुत से लोग मारे गए थे। धर्म के आधार पर सारी चीजें, हिंसाएं फैली थी। अब विभाजन के आंकड़े हैं और एक साइड में परिणाम है। 80 लाख लोग हैं वो विस्थापित हुए, रिफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए, जो कि मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में एक है। 5 से 10 लाख लोग क्या इसमें मारे गए। धर्म के आधार पर भयानक नरसंहार हुआ। ऐसा हो गया था कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी है वहाँ पर हिंदू या सिख जाने से डरते थे, क्योंकि वो उनको मार देते थे, काट देते थे। और ऐसा हो गया था जिस इलाकों में हिंदू या सिख आबादी है वहाँ पर मुसलमानों का जाना दूभर हो गया था, क्योंकि आपस में इतनी ज़्यादा घृणा फैल चुकी थी। और इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा कीमत जिसने चुकाई है वो महिलाओं ने चुकाई है। महिलाएं दोस्तों, हमेशा धर्म हो चाहे फिर समाज हो, हर जगह सबसे बुरी कीमत चुकाती है वो महिलाएं चुकाती है। महिलाओं का यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को मारा गया, पीटा गया और उनका रेप करके मार दिया गया। और कई जगह तो अपने कुल की इज्जत बचाने के चक्कर में क्या किया, उनको कुएं में डाल दिया गया कि अब तो इज्जत जाएगी। तो फिर दूसरी बात ये आती है, जो आजकल अपने बात करें जो नारीवाद है, नारीवादी ये भी कहते हैं कि यदि कुल की इज्जत बचाने का महिला पे जिम्मा क्यों है, पुरुष पे जिम्मा क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये सब भी विवाद के बिंदु हैं। लेकिन जो पेट्रियार्की थी उसकी चीज़ें थी। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता ये हिंसा के सबसे बड़े केंद्र थे। इन जगहों में हिंसा बहुत बड़े स्तर पे फैल गई थी, बहुत लाखों लोग मारे गए थे, सांप्रदायिक अखाड़े बन गए शहर थे, हजारों महिलाओं का अपहरण कर बलात्कार किया गया, सबसे बड़ी मानवीय पीड़ा थी। और पंजाब व बंगाल सर्वाधिक इस चीज से प्रभावित हुए थे। दोनों प्रांतों का विभाजन हुआ था, क्योंकि आज आपको जो पंजाब दिखाई दे रहा है भारत में, वो पंजाब मात्र 30 से 35% हिस्सा है। 70% तक पंजाब है वो पाकिस्तान के पास है। और दूसरी बात, पूर्वी बंगाल था वो आज बांग्लादेश के नाम से है। तो वो एक पंजाब और जो बंगाल प्रांत है उनका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ये सब चीजें। साहित्य और सिनेमा, देखो उस समय की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में जो फैज अहमद फैज की कविता या अमृता प्रीतम की कविता भी है, वो भी उन्होंने जो दुख है विभाजन का, जो त्रासदी है उसको बयान किया गया है। क्या है? फैज अहमद फैज की कविता है सुबह ए आज़ादी। तो ये कई बार आपको पूछ लिया, सुबह ए आज़ादी किसकी कविता है? फैज अहमद फैज की कविता है। वहीं पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की वारिस शाह से कहती है ये है। और सादत हसन मंटो की कहानियाँ और मुजफ्फर अली की फिल्म गर्म हवा भी 1973 ने विभाजन की पीड़ा को अमर कर दिया। दिल के दो टुकड़े हो जाना, ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि समाज, परिवार और सांस्कृतिक पहचान का विखंडन था। विभाजन में सिर्फ संपदा, दरवाजे, संदूक नहीं बंटे, भावनाएं भी बंटी थी। दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था वो केवल और केवल एक जनसंख्या का या फिर भूमि का आदान प्रदान नहीं था। इससे हमेशा और हमेशा एक साथ रहने वाले संस्कृति, समाज, लोग हमेशा और हमेशा के लिए दुनिया से मतलब एक दूसरे से दूर हो गए थे। और जो उनका इमोशन था उसका भी बंटवारा हो गया था। तो ये बहुत ही भयानक है। 9वीं 10वीं क्लास में हिंदी में जो एक दो कहानी भी ऐसी चलती है, जहाँ पर जो एक महिला है वो वहाँ से पाकिस्तान को जाता है, उसको बोलती भी है कि वहाँ जाए तो वहाँ से नमक लेके आना, क्योंकि वो जो नमक उसने हमेशा खाया है और अब उसको भारत में आना पड़ा। तो उस मिट्टी से प्यार तो होता ही है, लेकिन क्या है, जो सरहदें होती है, जो राजनीतिक मजबूरियाँ होती है, वो इंसानों को बांट देती है। और ये भारत का जो विभाजन था ये भी एक इसकी पीड़ा है। लोगों के दिल के दो टुकड़े हो गए। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि समाज, परिवारों, सांस्कृतिक पहचान का विखंडन था। विभाजन में केवल संपदा, दरवाजे, संदूक नहीं बंटे, भावनाएं बंटी थी, दिल भी बंट गए थे लोगों के। ये सब चीज़ें है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये गर्म हवा फिल्म है इनकी,
तो इसके बारे में महात्मा गांधी की शहादत 30 जनवरी 1949 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो ये सब चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कलकत्ता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। ये देखकर उनका दिल टूट चुका था कि हिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कलकत्ता में गांधी जी की मौजूदगी से हालत बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया था। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे थे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पे बैठ गए थे। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़ी पैमाने पर हिंसा हुई। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे कि भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धता को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे खुश नहीं थे। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू कर दिया। ये उपवास उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कलकत्ता की तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देश चुकाने पर राजी हो गई। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नजदीक पहुंचा। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देवसान हो गया था। दोस्तों, ये एक उस समय के अखबार की सुर्खी है। महात्मा गांधी कौन थे? वो महात्मा गांधी जो एक बहुत ही अच्छे खासे राजनीतिक घराने से आते थे। इनके पापा जी थे जो पोरबंदर वहाँ पर एक राज्य के दीवान थे। बहुत अच्छे खासे घराने से आते थे। भारत की जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए या उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए एक इतना वेल सेटल्ड परिवार का लड़का था। वो आके किसके लिए लड़ाई ले, सामान्य जीवन जीने लग गया। और वो उन्होंने क्या किया, आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए उनके बीच रहना, उनके जैसा खाना, उनके जैसा पहनना, सब कुछ शुरू किया। और 1915 से लेकर 48 तक लगातार जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था उसके सेंटर में बना रहा। गांधी जी एक ऐसे नेता थे जो सब वर्गों को साथ लेके चलने वाले थे। और गांधी जी की उन्होंने मौत को भी हंसते हंसते गले से लगा लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है उसके काम से सारे लोग 100% खुश नहीं हो सकते हैं। अतः गांधी जी के काम से भी दोनों तरफ के अतिवादी खुश नहीं थे। और ये जो 30 जनवरी 1949 को एक व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या कर दी, नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई और उन्होंने हंसते हंसते इस माँ भारती के लिए प्राण दे दिए। दोस्तों, गांधी जी की मौत भी इतनी काम कर गई, मौत ने भी इतना जादुई काम किया कि एक बार के लिए पूरे देश में जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगे हो रहे थे वो दंगे थम गए थे और सबके मन में शोक की लहर है वो फैल गई थी। दोस्तों, तो ऐसे थे भारत के फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं। ये चीजें हो गई। गांधी की हत्या एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। उन्होंने जीवन भर सांप्रदायिक सद्भाव और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी हत्या ने देश को गहरे दुख में डुबो दिया, लेकिन सांप्रदायिक उग्रवाद के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना के रूप में भी चेतना को मजबूत किया। 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने उपवास शुरू किया था, दिल्ली में शांति की मांग की। 18 जनवरी 1948 को उपवास समाप्त हुआ, हिंसा में कमी आई। 20 जनवरी 1948 को पहली बार हत्या का प्रयास किया गया, बम फेंका गया और विफल रहा। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में गोडसे ने 3 गोलियां चलाई और गांधी जी शहीद हो गए। नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये चीज़ें हुई थी। इसके अलावा रजवाड़ों का विलय करने में सरदार पटेल का योगदान था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, जुलाई 1946 में भारत की जो अंतरिम सरकार थी या फिर
उस समय जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, जुलाई 1946 के द्वारा एक रियासती विभाग का गठन किया गया था। रियासती विभाग के प्रमुख बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को और रियासती विभाग के सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो भारतीय आईसीएस सेवा के अधिकारी थे, इंडियन सिविल सेवा के अधिकारी, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, उन्होंने पूरे भारत की 562 देशी रियासतों को एकजुट करने में, पूरे भारत के साथ विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी वजह से आगे आने वाला जो 21 अप्रैल आता है, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। शायद ये कौन सी पुलिस दिवस मनाया जाता है क्या, उस दिवस को, क्योंकि सरदार पटेल ऐसा मानते थे कि ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हैं जो देश को चला रहे हैं और देश की पूरी शासन व्यवस्था को संभाल रखें, देश को एकजुट करके रखें। नेहरू जी और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सारे नेता थे इन अधिकारियों से परेशान थे, क्योंकि बार बार इनको जेल में डाल देते थे। ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदगी थे, इनके प्रति अच्छी छवि नहीं थी। लेकिन सरदार पटेल ने इस काम, जो भारत का एकीकरण किया था, 562 देशी रियासतों का एकीकरण किया था, इस काम से खुश होकर उनको पता था कि इनके बिना आगे देश नहीं चलाया जा सकता, तो इस सेवा को समाप्त नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इसका विरोध किया और अंततः जो भारतीय पुलिस सेवा, ये सब चीज़ें आज भी बनी हुई है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 को हुआ। 1950 में इनका देहांत हो गया। आज़ादी के आंदोलन के नेता रहे, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य थे। ये किस किस के थे? अल्पसंख्यक समिति थी या प्रांतीय संविधान समिति थी और मौलिक अधिकार समिति थी, उनके क्या थे? सदस्य थे। दोस्तों, हैदराबाद, एक ये फोटो है जो हैदराबाद के निज़ाम के साथ है। निज़ाम है उस्मान अली है हैदराबाद का, उसके साथ सरदार पटेल की फोटो है। अब पृष्ठभूमि क्या है? आज़ादी के समय ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में था। आज़ादी के समय ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में था, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत और देशी रजवाड़े। जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और इसके अलावा 565 देशी रियासतें थी। अब हुआ क्या, ये जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे ये तो चलो आज़ाद हो गए, और इन रजवाड़ों के साथ अंग्रेजों की क्या साइक संधि की हुई थी? साइक संधि की हुई थी। और इस साइक संधि के तहत ये रजवाड़े विदेश संबंध, संचार व्यवस्था या फिर रक्षा का मामला था, वो इन्होंने अंग्रेजों को या ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था। किसको सौंप रखा था? ब्रिटिश क्राउन को सौंप रखा था। और जब भारत को आज़ाद किया गया उस समय इनको भी ये अधिकार दिया गया कि आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, आप चाहो तो एक अलग राष्ट्र बना सकते हो, आप चाहो तो इंडिया में मिल सकते हो और आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। हालांकि पाकिस्तान की सरकार का यहाँ यह मानना था कि इन रजवाड़ों को इनकी इच्छा पे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और ये जहाँ रहें वहाँ रहने देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का रुख इसमें बहुत ही कठोर था, क्योंकि भारत के नेताओं को पता था कि सारे के सारे रजवाड़े थे कहाँ? भारत के साम्राज्य के बीच थे, भारत के क्षेत्रफल के बीच थे। यदि उनमें से 5 रजवाड़े भी अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं तो भारत की जो विदेशी सीमा है बहुत बड़ी हो जाएगी और आने वाले समय में भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डाल देगी। और पाकिस्तान इस चीज़ का समर्थन इसलिए कर रहा था क्योंकि जूनागढ़ के नवाब हो, अच्छे हैदराबाद के नवाब हो, ये सारे क्या कर रहे थे? वो पाकिस्तान से मिलने के प्रयास कर रहे थे। तो पाकिस्तान को यहाँ पर ये फायदा दिख रहा था। तो ये काम भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग के प्रमुख थे, और ये तो प्रमुख थे, और इनके जो सचिव बनाए गए थे रियासती विभाग के सचिव, वो थे वीपी मेनन, जो कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इनकी जो कर्मठ था, सरदार पटेल या भारतीय सिविल सेवा के जो अधिकारी थे, इनकी कर्मठता से क्या हुआ? पूरे भारत के 562 देशी रियासतों का एकीकरण हुआ और फाइनली आज जो आपको भारत दिख रहा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वाला एक ऐसा अखंड भारत बना जो आज तक अपनी एकता और फिर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखे हुए और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये थे सरदार पटेल। सरदार पटेल की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो बार्गेनिंग पावर थी, वो दोस्तों काबिले तारीफ थी। उन्होंने जहाँ जरूरत पड़ा राजाओं के साथ सॉफ्ट नेचर के माध्यम से चीज़ें की, और जहाँ जरूरत पड़ी धमकी या फिर युद्ध से भी या फिर सैनिक कार्रवाई से भी काम में लिया। इन्होंने भारत के अधिकतर राजाओं को प्रिवी पर्स, आज़ादी के बाद में जो रियासतों ने भारत में विलय किया था, विलय के बदले में उनके पास बहुत सा उनको पेंशन वासन देने का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 362 के तहत। तो जो प्रिवी पर्स की व्यवस्था की गई थी वो सरदार पटेल ने, जो राजा आराम से मान गए, उनको तो सुझा बुझा के ये सब चीज़ें कर ली थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये ऐसी रियासतें थी, और ये मणिपुर की रियासत, ये ऐसी रियासतें थी जहाँ पर थोड़ा सा
हाथ अंगुली टेढ़ी करनी पड़ी तो वो काम भी किया। आप सभी को पता होगा हैदराबाद को सितंबर 1947 में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत विलय किया। वहीं जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया। जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था उसके बाद में भारत ने उसकी सहायता करके हरि सिंह को भी भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। और मणिपुर में महाराजा बोध चंद्र सिंह थे, वहाँ पर भी क्या किया, वहाँ पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो मणिपुर कांग्रेस थी उसके समर्थन से वहाँ पर महाराजा पे दबाव डाल के और वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया। तो इस प्रकार भारत की रियासतों का एकीकरण करने में जो काम पश्चिम में बिस्मार्क ने किया वो काम भारत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया। हालांकि बिस्मार्क ने तो मात्र क्या किया है, जर्मनी को 39 राज्यों में बांट दिया था, एक पूरा एकीकरण नहीं किया था। जर्मनी का क्षेत्रफल कितना है, भारत में 562 देशी रियासतों का एकीकरण करना, इतने बड़े भारत का एकीकरण करना, ये काम बिस्मार्क से कहीं बहुत ज़्यादा महान है। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है राष्ट्र निर्माण में, वो बहुत ही अपूर्णीय है। इसके अलावा बात करें, मणिपुर जो भारत का एक पहला क्षेत्र है, भारत का कोई भी ऐसा पहला क्षेत्र मणिपुर है जहां पर पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे 1948 में वोट पड़े थे। दोस्तों ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हम ये सब चीज़ें बात करते हैं। सरदार पटेल की भूमिका क्या रही है? सरदार पटेल की भूमिका रही है उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो विलय पत्र था उसकी रणनीति अपनाई। उन्होंने राजनीतिक कौशल, कूटनीति और जहाँ जरूरी हो सैन्य शक्ति का उपयोग करके अधिकांश रजवाड़ों को भारत संघ में मिलाया है। और जो रजवाड़े भारत के साथ विलय पत्र पे साइन करते थे उनका नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, अर्थात विलय पत्र था। और एक दोस्तों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी किया गया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी किया गया था। ये यथास्थिति बहाल का एग्रीमेंट था। इसके अलावा हैदराबाद को निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था और वहाँ के रजाकार थे, उन्होंने आतंक फैला रखा था। सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद का विलय कर लिया गया था। इसके अलावा जूनागढ़, हैदराबाद की बात कर ले, हैदराबाद का जो निजाम था उस्मान अली, कौन था? हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली। उस्मान अली, ये हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली। उस समय दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था और इसका एक जो सैन्य संगठन था, अर्धसैनिक बल था, जिसका नाम था रजाकार। क्या था? रजाकार। और ये रजाकार थे, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूंखार सैनिक थे जो क्या करते थे, जो वहाँ के जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक या फिर महिला हैं, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और वहाँ की शासन व्यवस्था को उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार किए थे। और ये रजाकार है, ये हैदराबाद की उस्मान अली के एक सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहे थे। भारत सरकार ने कोशिश की उस समय स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, लेकिन रजाकार का जो प्रमुख था, एक मीर कासिम रिजवी था, कौन था, तो उन्होंने दोस्तों क्या किया था, उन्होंने उस्मान अली को भारत में विलय न करने के लिए प्रेरित किया और पाकिस्तान, फिर लास्ट में पाकिस्तान के साथ भी इनके संपर्क बढ़ गए थे। ये सब चीज़ें हुई थी और रजाकारों फिर भारत सरकार ने जो सितंबर 1948 में पुलिस कार्रवाई की थी, जिसके माध्यम से इन रजाकारों को 2-3 दिन की लड़ाई में हरा दिया और फिर हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया। एक छोटी सी बात और है, हैदराबाद में वो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो नाम क्यों दिया गया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ऑपरेशन पोलो इसलिए नाम दिया गया कि उस समय भारत के किसी भी राज्य से अधिक हैदराबाद में 17 पोलो के ग्राउंड थे और इसलिए सबसे अधिक पोलो के ग्राउंड होने के नाते उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया था। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय चाह, जनमत संग्रह कराया और भारत की 99% जनता थी, उसने क्या कर दिया, उसने भारत के पक्ष में मतदान कर दिया। क्योंकि जूनागढ़ का नवाब था, वहाँ की जो जनता थी वो वहाँ की 90% जनता क्या थी, हिंदू थी और वहाँ का नवाब मुस्लिम था। जिस प्रकार महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे और वहाँ की 70% जनसंख्या मुस्लिम थी। तो यही का ये पूरा सीन था। और उसके बाद में नवाब था वो वहाँ से पाकिस्तान भाग गया था और जनता ने भारत में मिलने का फैसला लिया था। इसके अलावा कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के कबायली विद्रोह के बाद में क्या हुआ था, इसमें भारत के विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिए। इसके अलावा मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया। विधानसभा में विरोध हुआ और 1949 में भारत सरकार ने हस्तक्षेप करके क्या करा लिया, जनमत संग्रह करवा लिया और जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में आ गया। फिर त्रावणकोर रियासती पहले स्वतंत्रता की घोषणा की। माउंटबेटन योजना से ये क्या हुए, सहमत हो गए थे। तो ये थोड़े विवाद के बिंदु भी थे। हालांकि अधिकतर रियासतों ने क्या कर दिया था, आराम से। दोस्तों एक बात और है, जो राजस्थान की एक रियासत थी जोधपुर रियासत के हनुमंत सिंह शासक थे, वो भी पाकिस्तान में विलय को तैयार हो गए थे। और उनको किसने समझाया,
उनको दिल्ली आवास पे बुलाया गया। सरदार पटेल ने काफ़ी दिनों की वार्तालाप के बाद में उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो मिले नहीं यार, आनाकानी करते रहे। फिर फाइनली उनको दिल्ली में रियासती विभाग में बुलाया गया और वहाँ पर जब वीपी मेनन उनको समझा रहे थे कि भारत के विलय पे हस्ताक्षर कर दीजिए, तो वीपी जो हनुमंत सिंह थे उन्होंने पिस्तौल लगा के वीपी मेनन के कानों पे तान दी थी कि खबरदार आपने ऐसा किया तो। लेकिन वीपी मेनन के एक सॉफ्ट से शब्द थे, उन्होंने इन्हें साइन करने के लिए मजबूर कर दिए। और वो शब्द क्या थे? वीपी मेनन ने साफ कहा कि बिल्कुल साहब, आप मुझे मार सकते हो और मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन जिंदा बच के आप भी इस भवन से बाहर जा नहीं पाओगे। तो फिर हनुमंत सिंह ने देखा कि चारों तरफ पुलिस की जो सिक्योरिटी थी, इसके चलते फिर वो करना ही था, और क्या ऑप्शन क्या था उनके पास। और फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, भारत के विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। तो राजस्थान में सबसे जो लेट रियासती हस्ताक्षर करने वाली वो जोधपुरी थी, और बीकानेर के महाराजा करण सिंह थे, इन्होंने सबसे पहले है वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। हैदराबाद सबसे जटिल मामला था। हैदराबाद की रियासत दक्षिण भारत की एक विशाल रियासत थी जो चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे जो कि स्वतंत्र रहना चाहते थे। 1947 के नवंबर में निजाम ने भारत के साथ 1 साल का समझौता किया, लेकिन उसी दौरान रजाकार की सेना की हिंसा बढ़ती रही। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो किया और कुछ ही दिनों की लड़ाई के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मणिपुर क्या थी? मणिपुर भारत की पहली लोकतंत्र की परीक्षा क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर भारत में पहली बार यूनिवर्सल वोटिंग राइट का प्रयोग किया गया था 1948 में। तो ये आप ध्यान रखना। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह थे ने भारत संघ में विलय का समझौता किया। वहाँ 1948 के जून में चुनाव हुए और विधानसभा बनी, लेकिन विधानसभा में भारत के विलय का विरोध था। 1949 के सितंबर में भारत सरकार ने महाराजा को दबाव से सहमत करवा लिया था। तो ये सारी चीज़ें, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था जो कि भाषाई के आधार पर। मैंने देखो ये भारत के राज्यों के पुनर्गठन के बाद का प्रशासनिक मानचित्र है पूरा। तो ये राज्यों का पुनर्गठन का क्या मामला था दोस्तों? 1920 में जब ब्रिटिश सरकार का रूल था यहाँ पर, तब जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन की बात हो रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन से इस बात की मांग की थी कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन फाइनली देश आज़ाद होने के बाद में इस कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने बात की, एक धर आयोग का गठन किया था, एस.के. धर आयोग। आज़ादी के बाद में 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन था, इस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद में 1947 में जो एस.के. धर आयोग का, एस.के. धर आयोग, इस एस.के. धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि केवल भाषा को राज्य बनाने का आधार नहीं होना चाहिए। इससे देश में क्या फैलेगी? इससे देश में फिर और समस्या फैल जाएगी, और ज़्यादा मांग ज़्यादा हावी हो जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में देश की एकता और अखंडता की चुनौती भी हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों 1948 में एक समिति और बनती है, जिस समिति का नाम है JVP समिति। JVP समिति, इस समिति में कौन थे? इस समिति में जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया था। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को क्या दे दिया? खारिज कर दिया था। उसके बाद में आप सभी को पता होगा, जो मद्रास राज्य था उस समय का, वहाँ पर जो तेलुगु भाषी एक अलग आंध्र राज्य के लिए मांग उठ खड़ी हुई थी। और उस मांग में जो वहाँ के कांग्रेस के नेता थे पोटी श्री रामुलु, उनके 56 दिन की आमरण अनशन या फिर भूख हड़ताल के बाद में क्या हुई थी? उनकी हत्या हो गई, और फिर वहाँ पर उपद्रव ज़्यादा हो गया था। तब केंद्र सरकार ने दबाव में आके दिसंबर 1952 में क्या कर दिया था? एक आंध्र नामक नए राज्य के गठन की मांग कर दी थी। और आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। और जैसे ही आंध्र प्रदेश की मांग हुई तो फिर क्या हुआ? फिर पूरे भारत में अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी थी। जैसे हम बात करते हैं, बम्बई राज्य था, बम्बई से एक अलग गुजराती भाषी लोग थे, वो कहने लगे हमें गुजरात के लिए एक अलग राज्य बनाओ। फिर महाराष्ट्र बन गया। उसी प्रकार जो नागालैंड वाला क्षेत्र था, उस नागालैंड जो असम से नागा हिल्स थी, या फिर नागा संस्कृति के आधार पे एक नागा जो आंगजी जपूजी फिजो के नेतृत्व में नागा संस्कृति को आधार बना के नए राज्य की मांग से एक नया आंदोलन छेड़ दिया गया। तो 1963 में नागालैंड को एक नए राज्य के रूप में बना दिया गया। उसके बाद में
उसके बाद में 1966 की बात आती है। 1966 में पंजाब एंड पटियाला पेप्सू स्टेट से अलग करके हिंदी भाषी हरियाणा और एक पंजाबी भाषी पंजाब बना दिया गया। एक पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश के रूप में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद में 1972 में इंदिरा गांधी ने असम से अलग करके मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा नाम के 3 राज्य बना दिए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा नाम के 3 राज्य बना दिए गए थे। उसके बाद में 1975 में सिक्किम को भारत का अंग बना लिया गया था। और उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में 1987 में अरुणाचल प्रदेश, जो पहले नेफा नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उस अरुणाचल प्रदेश को क्या कर दिया, एक भारत का राज्य बना दिया गया अरुणाचल प्रदेश। और मिजोरम, जो कि तब तक केंद्र शासित प्रदेश था, मिजोरम को भी 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। वहीं गोवा, जो तब तक केंद्र शासित प्रदेश था, गोवा को भी भारत ने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद डेट आती है 2000 में भारत सरकार ने क्या किया, 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके एक प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, ये तीनों राज्य बने हैं वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, तो मध्य प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया। उसके अलावा बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया गया, झारखंड बनाया गया। और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। तो 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड नाम के 3 राज्य बनाए गए। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से अलग होने के लिए तेलुगु भाषी के लिए एक आंदोलन चला था। और 2014 में भारत सरकार ने तेलुगु भाषी राज्य तेलंगाना की भी स्थापना कर दी। और फिर उसके बाद में 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को आज़ादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य का विभाजन करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हो। तो जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके क्या कर दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जहां पर एक जगह तो विधानसभा है, दूसरी जगह उपराज्यपाल का शासन है, अर्थात केंद्र सरकार डायरेक्ट उसको गवर्न करती है। तो एक जम्मू कश्मीर बना दिया, एक लद्दाख बना दिया। तो ये था राज्यों का जो पुनर्गठन का मामला था, ये पूरा का पूरा इस प्रकार चला था। और आज वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए, जो कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई थी। अभी आपको मैप दिख रहा है, ये मैप क्या है, 1961 का मानचित्र है। इसमें जम्मू कश्मीर आपको एक राज्य दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिख रहा है दोस्तों आपको। इसके अलावा जो पंजाब है, राजस्थान है, ये दिल्ली आपको केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नागा न्यू हिल्स और मणिपुर, ये पूरा दिख रहा है आपको। इसके अलावा उड़ीसा दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, मद्रास दिखाई दे रहा है, केरल दिखाई दे रहा है, मैसूर, महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र की स्थापना और गुजरात दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हुआ था, सबसे पहले जो मद्रास था, ये पूरा पहले मद्रास था। इस मद्रास के टुकड़े करके ये तेलुगु भाषी राज्य 1953 में किसका बनाया गया, आंध्र प्रदेश को बनाया गया। और फिर मद्रास का नाम तमिलनाडु चेंज कर दिया गया। ये केरल है, ये केरल 1956 के आसपास बना था, त्रावणकोर वाले क्षेत्र को। मैसूर का नाम 1973 में सरकार ने चेंज करके क्या कर दिया गया था, कर्नाटक कर दिया है। क्या नाम कर दिया है, कर्नाटक नाम कर दिया है। इसके अलावा जो ये महाराष्ट्र, पहले ये पूरा मुंबई हुआ करता था, तो 1960 में इसका विभाजन करके क्या कर दिया, ये गुजरात बना दिया गया, महाराष्ट्र बना दिया। महाराष्ट्र मराठी भाषी था और गुजरात गुजराती भाषी था। इसके अलावा जो पूरा ये क्षेत्र जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र क्या था, ये पूरा क्षेत्र पेप्सू स्टेट था दोस्तों। कौन सा था, पेप्सू स्टेट था। इसका 1966 में विभाजन किया। 1966 में पंजाबी भाषी के लिए क्या बना दिया, पंजाब बना दिया। और हरियाणवी हिंदी भाषी के लिए हरियाणा बना दिया, जो इस मैप में नहीं है क्योंकि 1966 में बना था ये। ठीक है, और जो हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर पहले से था ही। अब उसके बाद में बात आती है 1972 की। 1972 में सरकार ने क्या किया, 1972 में आपको जो असम दिख रहा है वहाँ से मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं रहे, मणिपुर, हाँ ये मणिपुर दिख रहा है आपको, मेघालय दिख रहा है और त्रिपुरा। तो इन 3 क्षेत्रों को 1992 में इसे असम से अलग करके बना दिया गया। और उसके बाद में सिक्किम था, इसका 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कर दिया, भारत में इसका विलय कर लिया था। और यहाँ पर पूरा जो संविधान में संशोधन किया था वो पूरी एक प्रक्रिया आगे कभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में डेट आती है 1987 की। 1987 की डेट में क्या किया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, पहली भारत का एक यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था, और इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो मिजोरम था, इस मिजोरम को क्या किया, मिजोरम को भी पहले यूटी था, इसको केंद्र से पूर्ण राज्य बना दिया गया। और जो यहाँ पर आपको गोवा दिख रहा है, गोवा, दमन एवं दीप, तो गोवा को भी क्या कर लिया, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हालांकि गोवा 1961 में पुर्तगालियों से भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा इस क्षेत्र को लिया था, जो कि भारत का था। इसके अलावा बात करें तो फिर 2000 की डेट आती है। 2000 से दोस्तों इस मध्य प्रदेश से अलग करके ये पूरा क्षेत्र बनाया गया छत्तीसगढ़। कौन सा बनाया गया था,
छत्तीसगढ़ 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया। उत्तर प्रदेश से अलग करके एक क्षेत्र बनाया गया, ये उत्तराखंड बनाया गया। कौन सा? उत्तराखंड बनाया गया। और वहीं बात करें ये जो बिहार है, तो बिहार से अलग करके कौन सा क्षेत्र बना दिया गया? ये आपका 2000 में झारखंड बनाया गया है। कौन सा? झारखंड बना दिया गया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश बच गया। तो आंध्र प्रदेश का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर फिर आंदोलन होने लगे। और 2014 में, कब की बात है? 2014 में भारत सरकार ने कृष्णा आयोग की सिफारिश पे, कौन सा आयोग? कृष्णा आयोग की सिफारिश पे यहाँ पर इस आंध्र प्रदेश से अलग करके एक तेलुगु भाषी राज्य तेलंगाना बना दिया गया। और फाइनली 2019 में ये जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर का विभाजन करके एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख नामक 2 यूटी बना दी गई है, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो आज आज़ादी के बाद में आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत के किसी राज्य का विभाजन करके उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हो। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बहुत से बनाए गए हैं, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, या बहुत सारे क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश है, लेकिन पहली बार किसी राज्य का विभाजन करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और ये काम 2019 में हमारी मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और वहाँ पर मुख्यमंत्री चुना जाता है, लेकिन लद्दाख में कुछ नहीं है। और इसी के लिए सोनम वांगचुक है, उनके नेतृत्व में आंदोलन भी पूरा चल रहा है। ये किसी और मुद्दे पे बात कर लेंगे। तो ये मैप था 1961 का, और आपने देखा किस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं समस्या क्या थी इनकी। तो समस्या क्या थी? रजवाड़ों के विलय के बाद भारत की प्रांतों की सीमा तय करना अगली बड़ी चुनौती थी। औपनिवेशिक काल में प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई, न कि भाषा या संस्कृति के आधार पर। 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में भाषा आधारित प्रांत बनाने का वायदा किया। स्वतंत्रता के बाद मांग और तेज हो गई। आंध्र आंदोलन पहली मांग थी भाषा के आधार पर। सबसे पहले तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश के लिए अलग राज्य की मांग की गई। पोटी श्री रामुलु गांधीवादी कार्यकर्ता ने आमरण अनशन किया। 15 दिसंबर 1952 को रामुलु के 56 दिन के अनशन के बाद निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए। अंततः 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री नेहरू ने आंध्र नाम का नया अलग राज्य बनाने की घोषणा की। अब क्या बात है? यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट है हमारे गांधी जी का। गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तानी है उसका फिर प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। ये सब तो गांधी जी भी इन चीज़ों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के खिलाफ थे। तो ये थोड़ी सी मैंने डेट बताई है, आप एक बार फिर देख लो। राज्य पुनर्गठन आयोग है, तो इस आयोग ने 1953 में इस आयोग का गठन किया गया। तो मैंने आपको बताया कि जो फजल अली आयोग है वो उस आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने 1953 में की, जिसमें फजल अली आयोग जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश थे उनके नेतृत्व में आयोग गठित हुआ, जिसमें 2 और सदस्य थे। और इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अभी सरकार को देश में भाषा के आधार पर राज्य बना देने चाहिए, लेकिन केवल भाषा ही राज्य बनाने का आधार नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो संस्कृति है या फिर देश की एकता और अखंडता है, प्रशासनिक सुलभता है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना अनिवार्य होना चाहिए। और इसकी रिपोर्ट के आधार पे, जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने 1956 में संविधान में 7वां संशोधन किया, और जो कि 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये क्या है? आंध्र आंदोलन की सफलता के बाद अन्य क्षेत्रों में मांगे उठने लगी। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग भी बोलते हैं, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। इसमें कहा राज्यों की सीमाएं मुख्यतः भाषा के आधार पर भी तय होनी चाहिए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भाषावार पुनर्गठन विश्व में अपनी तरह का अनोखा प्रयोग था। तो बनाए कितने गए थे? कितने बनाए गए थे दोस्तों? 6 और 14 बनाए गए थे। 6 स्टेट और 14 यूटी बनाए गए थे। इसने सिफारिश कितने की थी? इसने सिफारिश 16 राज्य की थी और 3 यूटी की थी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फजल अली आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। सरकार ने बनाए कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और ये सब भाषा के आधार पर सारी चीज़ इनका पुनर्गठन हो गया था। और ये सब काम संविधान ने 7वां संविधान संशोधन करके 1956 के माध्यम से किया, जो कि 1 नवंबर 1956 को लागू हो गया था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बना 1953, महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर 1960, गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर 1960, पंजाब
पंजाबी भाषा के आधार पर 1966, हरियाणा हिंदी भाषा के आधार पे 1966, मेघालय और नागालैंड ये जनजातीय भाषा 1960-70 के दशक में, जो मेघालय तो 1972 में बना था और नागालैंड था वो 1963 में बना था। ये सब चीज़ें। अब इसके बाद में भाषावार राज्यों के गठन की घटना 50 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी आज भी प्रासंगिक है। इसने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को शांतिपूर्ण आउटलेट दिया और ये साबित किया कि विविधता और एकता साथ चल सकती है। भारत का जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने वाला पूरा मॉडल था, ये दुनिया के लिए सबसे अनोखा मॉडल है, क्योंकि जहाँ पर लोग ऐसे बोलते हैं कि भिन्नता और विविधता होती है, उनको सुनने से या उनकी बातें मानने से ज़्यादा मतभेद उभरते हैं और देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाती है। वहीं भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया और लोगों की आकांक्षा और अपेक्षाओं को सम्मान दिया। इस वजह से पूरा का पूरा भारत आपको आज एकजुट बना हुआ है। यदि भारत की सरकार इन जो लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा और लोगों की आवाज़ थी, जिसमें भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने की बात थी, यदि भारत की सरकार पुलिस के दम पे या लाठी के दम पे इन आवाज़ को दबाती तो शायद कहीं न कहीं जाके ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो सकता था। बजाय सरकार ने, और उस बाद में अपनी सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या इनकी आवाज़ को सुना और उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया। तो आज ये भारत के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलके जुड़े हुए हैं और पूरा भारत है वो एक अखंड भारत बना हुआ है। तो सरकार का ये निर्णय था, जो विविधता और एकताओं को, या एकता की विविधता और विभिन्नता की जो आवाज़ है उसको महत्व देना, ये सरकार का सबसे शानदार निर्णय था, जिससे पूरा देश क्या एकजुट बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में इस अध्याय के हम की पॉइंट देख लेते हैं, तो ये सबसे चर्चा कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। पीएम नेहरू ने ट्रस्टी विथ डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भाषण दिया था। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म था। इसके अलावा देश के सामने 3 चुनौतियां कौन सी थी? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती थी, लोकतंत्र की स्थापना थी, सामाजिक आर्थिक और विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण पाकिस्तान बना था। विभाजन में लगभग 80 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। 5 से 10 लाख लोगों को मारे गए थे। पंजाब बंगाल सर्वाधिक प्रभावित थे। रेड क्लिफ लाइन से सीमा दोनों देशों की तय की थी। रजाकार हैदराबाद में निजाम की अर्धसैनिक सेना थी जो गैर मुसलमानों के खिलाफ थी। 1948 के पुलिस एक्शन से हैदराबाद का विलय कर लिया और ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने बिरला भवन में गांधी जी गोली मारकर हत्या कर दी। ये राष्ट्रीय त्रासदी और सांप्रदाय के खिलाफ चेतावनी बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात विलय पत्र से 565 में से अधिकांश रजवाड़ों को भारत में, 550 रियासतों को, 53 रियासतों को भारत में मिलाया। जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद सैन्य कार्रवाई, कश्मीर जो का विलय है वो विलय और विवाद, इन सब चीज़ों में आज भी विवादित है पूरा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 1955 की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उसके अलावा पोटी श्री रामुलु की 56 दिनों का अनशन, भूख हड़ताल और 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु के बाद में आंध्र प्रदेश बनाने का तत्काल कारण साबित हुआ। इससे देश भर में भाषा के लिए और राज्य बनाने की मांग तेज हुई। गर्म हवा, ये वो फिल्म है, आपने देखा है, अमृता प्रीतम की कविता है। वारिस शाह से फैज मोहम्मद की जो सुबह आज़ादी कविता है, ये विभाजन के त्रासदी और साहित्यिक और सांस्कृतिक दस्तावेज हैं जो अपने को उपलब्ध कराते हैं, जो कि दुख भी है। भाषा और राज्य पुनर्गठन भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का परिणाम है। विविधता को राष्ट्रीय एकता की ताकत बनाया है भारत ने। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में मूल अधिकार, डीपीएसपी, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद की गारंटी दी। ये आधुनिक भारत की आत्मा है। इसके अलावा जो नेहरू ने भाषण दिया था 14-15 अगस्त 1947 को, उसको ट्रस्टी विद डेस्टिनी कहा जाता है। सर श्री रेड क्लिफ के द्वारा जो रेखा खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 3310 किलोमीटर की रेखा है, इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो विभाजन का आधार तय किया गया था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रजवाड़ों का भारत में विलय था। पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए की गई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग है वो भाषावार राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। रजाकार हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। पोटी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश के एक नेता, कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने भूख हड़ताल के बाद आंध्र प्रदेश की मांग के दौरान उनकी शहीद हो गए थे। गर्म हवा विभाजन पर MP सत्यु किए क्या है, बलराज सानी अभिनेता है। इनकी फिल्म है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के अनुच्छेद भाग 4 में 37 से 52-51 तक है। हाल की प्रासंगिकता क्या है? वर्तमान में 2024-25 में भारत और पाकिस्तान के बीच में
तनाव हुआ, विभाजन की विरासत आज भी जीवित है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन सरकार ने 2019 में किया और धारा 370 हटा दी। राज्य पुनर्गठन का नया अध्याय है। तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ, जो भाषावार आंदोलन की परंपरा जारी है। तो ये 29वां राज्य बना था, हालांकि 2019 के बाद 28 राज्य बने। सरदार पटेल की विरासत के लिए सरकार ने 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है दोस्तों। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने 2021 में घोषणा की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाजन विभीषिका स्मृति, ये भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। भारत की आंतरिक सीमाओं में बदलाव अभी भी होते हैं, जिसमें हम 2000 के जो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड को और तेलंगाना के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो ये पूरी थी दोस्तों अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके साथ एक आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।